प्रोफेसर पलुस्कर, क्या आप मेरे दर्शकों को, ख़ास तौर पर ऐसे दर्शक जो महाराष्ट्र में भी हैं और पूरी दुनिया में हैं, ये बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का जो आंदोलन है 50-60 का वो दशक, और मुंबई उस महाराष्ट्र में रहे, उसको लेकर जो लड़ाई है, उस लड़ाई के कौन नायक थे, क्या वैचारिक आग्रह थे? क्योंकि ये इजी नहीं था। एक बहस चली थी इस देश में कि मुंबई बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ तो मराठी भाषी कम हैं, पारसी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी ये सारे बहुत हैं, तो इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और महाराष्ट्र वालों ने एक लंबी लड़ाई ये भी लड़ी मोरारजी देसाई और बाकी लोगों के खिलाफ कि साहब गुजरात का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ को आज एक नए राजनीतिक संदर्भ में भी प्रस्तुत किया जाता है, जब एंटी बीजेपी खेमा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उस राजनीतिक याद को चस्पा करता है, जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव दिस। क्योंकि एक तो वो विदर्भ से आते हैं, विदर्भ वालों को वैसे ही जो ये पूरी कोंकणी बेल्ट है और मराठवाड़ा बेल्ट है, वो कहती है कि साहब ये तो बहुत पक्के हैं ना, ये तो अपना अलग राज्य मांग रहे थे। वहाँ पे भी एक किस्म का वर्गवाद चलता है। तो जरा मेरे दर्शकों को उस महाराष्ट्र के आंदोलन के बारे में बताइए थोड़ा सा, आचार्य अत्रे और वो जितने तमाम लोग उसमें लगे रहे उनके बारे में। ये तो बताने की जरूरत नहीं है इस पैनल में कि उस वक्त मतलब 1950 के आसपास में दरमियान भाषा के हिसाब से प्रदेशों की रचना हो, ऐसा आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं कई जगह चल रहा था जी। असल में तो उसका नेतृत्व तेलुगु भाषिकों ने किया, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की निर्मित जो हुई वो उस आंदोलन के और पोटी श्रीरामुलु के उपवास से हुई थी। महाराष्ट्र की जहां तक बात करें हम, तब ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज के महाराष्ट्र के कई हिस्से उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस में नहीं थे। जैसे कि विदर्भ का बड़ा हिस्सा मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस में था, और जो मराठवाड़ा का हिस्सा है वो निजाम की राज्य में था। तो पहला तो ये स्टेप हुआ कि 1956 में ये सब मराठी इलाके जो है वो इकट्ठा हो गए। लेकिन उस वक्त जो केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, उनको ये लगा और उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज तैयार किया सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कि एक भाषा का राज्य नहीं होगा, दो भाषा के राज्य होंगे। इसलिए बड़ा बॉम्बे स्टेट तैयार कर दिया कि जिसमें मराठी और गुजराती एक साथ रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट 3-4 साल लगभग चला। उसके दरमियान मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बॉम्बे प्रोविंस के मुख्यमंत्री रहे, और जो बड़ा आंदोलन आप कहते हैं उसका दूसरा हिस्सा इस दरमियान हुआ। और इसमें आपने जो जिक्र किया वो मुद्दा उठाया गया कि मुंबई किसकी है, क्योंकि बाकी मराठी इलाके तो इकट्ठा आ गए थे। सवाल सिर्फ ये था कि मुंबई महाराष्ट्र के साथ जाए या गुजरात के साथ जाए। जैसा आपने कहा वैसा एक तो ये भी कहना था कई लोगों का कि मुंबई यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, लेकिन असल में झगड़ा था महाराष्ट्र और गुजरात के बीच, और उसमें जो नेतृत्व था वो महाराष्ट्र के कई राजनीतिक दल जो है उनके नेताओं का नेतृत्व था, किसी एक का नहीं था। कांग्रेस के भी कई लोग पीठ पीछे, अपनी पार्टी के दल के पीठ पीछे इसको समर्थन देते रहे। आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि पैसा तो शायद गुजरातियों का होगा, लेकिन लेबर, काम जो करते हैं वो तो मराठी है, और अंत में वेल्थ जो क्रिएट होता है वो सिर्फ पैसे से नहीं होता है, श्रम या काम से क्रिएट होता है। इसलिए हिस्सेदारी बराबरी की है, और इसमें मराठी लोग जो है उनका ये अधिकार है कि मुंबई उनके साथ रहे। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो नेटिविस्ट आर्ग्यूमेंट किया गया था उस वक्त, वो ये था कि पहले मुंबई के रहवासी कौन हुआ करते थे और उनके हिसाब से महाराष्ट्र में मुंबई होनी चाहिए। अंत में ये झगड़ा खत्म जो हुआ वो मुंबई महाराष्ट्र को मिलके खत्म हुआ, और इसलिए आज हमें उसकी याद दिलाई जा रही है। इसमें मजे की बात यह है कि दरमियान मतलब महाराष्ट्र होने के बाद जो झगड़ा हुआ और जिससे शिवसेना उभर के आई वो गुजरातियों के खिलाफ कम था। उस वक्त तो शिवसेना के नेता ये कहते थे कि बेचारे गुजराती हमारे पालनहार हैं, लेकिन झगड़ा जो था वो दक्षिणी भाषाओं वाले लोग जो थे उनके खिलाफ था। अब जो झगड़ा है वो उत्तर और हिंदी और गुजराती इनके खिलाफ चल रहा है। ये मेरे ख्याल से ये राजनीति का जो ट्विस्ट होता है उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन मुंबई में ये टेंशन
परमानेंट रहा है कि मुंबई में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। और मेरे ख्याल से जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती है और कई सिटीज शहर जब बड़े होते हैं तो उसमें कई भाषा के लोग आते हैं, कई भाषा बोली जाती है और ये झगड़े होते रहते हैं। और उस झगड़े का एक उदाहरण हमें बेंगलुरु में भी मिलता है। उसी तरह उस झगड़े का एक उदाहरण मुंबई है कि जिसमें इतिहास में जाकर गुजरातियों के खिलाफ आज बात की जा रही है, लेकिन असल में गुस्सा जो है वो गुजरातियों के खिलाफ नहीं है। वो गुस्सा जो है वो जिस सरकार ने ये हिंदी थोपने का निर्णय लिया है उसके खिलाफ है। तो ये लेयर्स, डिफरेंट अलग अलग स्तर होते हैं वाद विवाद के, वो आज रहे हैं। मुझे इन वाद विवादों में राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना हो, इनमें दिलचस्पी नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो 3 चीजें कह रहा हूं। पहली ये कह रहा हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अच्छी चीजें कई करनी चाहिए और उसके लिए स्टेट ने, सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो ना करते हुए अचानक से ये क्यों किया। दूसरा, पहली से स्टैंडर्ड फर्स्ट से, पहली वर्ग से हिंदी या 3 भाषाओं या 4 भाषाओं को क्यों थोपी जाती है। और पर्सनली तो मैं मानता हूँ कौन सी भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। मीडियम का झगड़ा हो या और कोई भी झगड़ा हो, मुझे जिस भाषा में सीखना है मुझे उसमें सीखने की इजाजत चाहिए। तीसरा, और जो आलोक जी ने शुरू में कही वो मुद्दा मेरे ख्याल से अहम है, वो सारे देश की राजनीति के लिए मायने रखता है। और वो ये है कि क्या हमें एक राष्ट्र बनने के लिए किसी एक भाषा की जरूरी है या नहीं है। क्या हम कनाडा जैसा विचार नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने खुद के जैसा, जिसका जिक्र अनजाने में उपाध्याय जी ने किया कि ब्रिटिश आने से पहले राष्ट्रभाषा तो नहीं थी, तो आज क्यों ऐसा है कि हमें राष्ट्रभाषा की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं है कि हम सारी भाषाओं की इज्जत आदर करें? तो जो आपने बात कही आलोक जी के बारे में, उनकी किताब के बारे में, वही मुद्दा मेरे ख्याल से सेंट्रल है कि क्या हिंदुस्तानी होने के लिए हिंदू होना और हिंदी भाषी होना जरूरी है, या सिर्फ हिंदुस्तानी होने के लिए मेरा दिल हिंदुस्तानी होना काफी है। मेरे ख्याल से आज के रोज में कई लोगों को ये लग रहा है, जिसकी मेजॉरिटी के हिसाब से आपने बात की, कि क्योंकि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा है संख्या से, इसलिए देश में हिंदी का बोलबाला होना चाहिए, हिंदी थोपी जानी चाहिए। और मेरा जो झगड़ा है वो इस मुद्दे पे ज्यादा है। मैं तो शिक्षण शास्त्री नहीं हूँ, इसलिए पहले वर्ग में 3 भाषा सिखाएं या 10 भाषा सिखाएं, मैं ज्यादा अधिकार से कह नहीं सकता हूँ। लेकिन इस पे मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। राजनीति का विद्यार्थी होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गणतंत्र में, किसी भी प्रजातंत्र में जब किसी एक समाज का बोलबाला करने की बात की जाती है, तब उसके विघटन की वो दुर्घंटा है, वो विघटन की एक दुश्चिन्ह है, सिग्निफायर है।